अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक ठाक हो। मैं तो बहुत ठीक हूँ। अब आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे मैं बाहर घूम रही थी, दैट्स वाई मैं इतने सारे दिनों से एक्टिव नहीं थी। तो अब यह है कि बट मैंने इसमें एक अच्छा काम किया। मैंने आपको नोट में भी बताया था कि मैंने इन दिनों में एपिसोड को लिख के रख लिया है। न्यू नावल की भी लिखी हुई है, एफबी की भी लिखी हुई है, एंड देन टच की भी लिखी हुई है। तो इंशाल्लाह फ्लो मेंटेन रहेगा अगर मैं ओवर एक्टिंग ना करूँ तो। ओवर एक्टिंग मतलब ये अगर मैं सुस्ती ना करूँ तो, ठीक है। तो चलें, हम ज़्यादा बातें नहीं करते, हम काम शुरू करते हैं अपना। और टच बाय तानिया एपिसोड 14। ये हम कहाँ आए हैं? मियाँ ने एयरबेस उतारकर उसकी सिम देखा। तुम यहाँ कभी नहीं आई क्या? एलिफ ने इर्द गिर्द देखा, वो लोग पेरिस में थे इस वक्त, लेकिन इसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। तुम मुझे यहाँ मारने के लिए लाए हो? वो बड़ी बड़ी आंखें फैलाती बोली। एक्साइटमेंट में तो ये भूल ही गई थी कि वो इसका दुश्मन है। धक्का दे दूँ? धक्का दे दूँ तुम्हें यहाँ से? उसने दरवाजे की सिमत इशारा किया। तुम्हें भी साथ लेकर ही मरूंगी। इसे घूर कर बोली। मेरे साथ क्यों मरना है तुमने? वो नीचे उतरा और मियाँ का हाथ पकड़कर तकरीबन उठाकर उसे नीचे उतारा। मरना नहीं है, मारना है तुम्हें। वो उतरकर बाल झटक कर बोली। उसके साथ चलने लगी, जबकि उसने रात की स्याही में भी आंखों पर गॉगल्स लगाए और सामने उसकी गाड़ी बिल्कुल तैयार थी। वो इसकी तरफ बढ़ने लगा। मियाँ समझना चाह रही थी ये क्या जगह है, लेकिन इतना अंधेरा था वो अंदाजा ही नहीं लगा पा रही थी कि वो कहाँ है। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और एलिफ के पर्सनल रिजॉर्ट की जानिब गाड़ियाँ घूम गईं, जबकि दूसरी तरफ अब तक उसके घर में ये हलचल थी कि वो हनीमून मनाने गया है। देखा नहीं, वो दोनों हर वक्त साथ दिखते हैं और अब अपने हनीमून पर गए हैं। काफ़ी अच्छा है। देख लेना, जल्द प्रेग्नेंट हो जाएगी। टेलर की माँ मुसलसल बड़बड़ा रही थी, जबकि एजल और टेलर का दम घुट रहा था। ऐसा कुछ नहीं होगा, एजल गुस्से से कहती उठ गई, जबकि टेलर खामोश खड़ा था। इससे पूछो ये और इसका बेटा क्या करना चाह रहे हैं? कहीं दुश्मन की बेटी से वारिस पैदा करने का तो नहीं सोच लिया? वो मुस्कुराकर मेवन से बोली, जबकि वो सर झटककर बेला का हाथ पकड़कर अंदर चली गई। और दूसरी तरफ टेलर भी खुद पर जब्त करता वहां से निकल गया। तुमने देखा था पार्टी में कैसे इसके लिए पॉजेसिव हो रहा था? वो उसके लिए पागल हो गया है। माफिया किंग तो मेरा ही बेटा बनेगा। वो तंजिया कहती वहां से अपने कमरे में चली गई, जबकि एजल की माँ सब हाथों से निकलता हुआ महसूस कर रही थी। मेरे दोनों बच्चे ही बेकार हैं। वो गुस्से से भड़कती कहती खुद भी अंदर चली गई और लाउंज खाली हो गया। मियाँ ने आंखें खोली तो वो खिड़की के पास खड़ा था। उसने उठना चाहा कि उसके सीने में शदीद दर्द होने लगा। वो करा उठी। एलिफ ने मुड़कर देखा। इतना भी कुछ नहीं किया मैंने रात कि तुम इस तरह चीखें मारो। वो संजीदा था। तुम्हें नहीं हो रहा ना ऐसे दर्द, इसलिए बोले जा रहे हो? क्या किया है तुमने मेरे साथ? मैं मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? इसकी आंखें भीग गईं। मरोगी नहीं, डोंट वरी। वो लापरवाही से बोला। मियाँ ने इसे जब से देखा वो कितना बड़ा बुरा और जालिम था। मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मियाँ अब रोने लगी। एनीवेज फ्रेश हो जाना, मैं जा रहा हूँ। तुम पागल हो? मुझे मेडिसिन दो। मियाँ बोली तो वो शाने उचका गया। मेडिसिन से कुछ नहीं होगा, उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। अगर मरना है तो ले लेना। और शायद ये पेन नाइट की वजह से हो रहा हो। नहीं, ये बहुत है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। जंगली जानवर, इंसान ही नहीं है ये। और मियाँ, तुम निहायत बेवकूफ़ लड़की हो। किस तरह शुरू शुरू में ये आदमी तुम्हें अच्छा लग रहा था? उफ खुदाया, किसी ट्रक के नीचे भी तो आकर नहीं मर रहा। वो इसे बद्दुआएं देने लगी, जबकि एलिफ को तो शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता था। रात को उसके सर्वेंट्स मियाँ के रूम में आ गए। मियाँ को ब्लैक ड्रेस दी और कहा कि सर आपका नीचे वेट कर रहे हैं। मियाँ उठी, तैयार हुई और इन गार्ड्स के बीच में वो खूबसूरती से तैयार हुई नीचे आ गई। पूरा होटल खाली था, जैसे यहाँ और कोई ना हो उन दोनों के अलावा। वो ब्लैक ही ड्रेस में सामने बैठा था। बीच में एक लंबी सी डाइनिंग पर मुख्तलिफ खाने की डिशेस थीं और काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन के साथ मध्यम रोशनी में खूबसूरत नज़ारा था। अच्छी लग रही हो, वो आहिस्की से बोला। तुम भी बस ठीक ठाक लग रहे हो। वो चेयर पर बैठ गई। अच्छा? और नफ़ी में सर हिला गया, जबकि लोगों में दबी दबी मुस्कुराहट थी। हम्म वैसे ये डिनर डेट क्यों? इसके सवाल पर एलिफ ने वाइन का ग्लास लबों से लगाया। मैंने सोचा जब तक हम यहाँ आए हमें एक दूसरे के बारे में कुछ जानना चाहिए। इसने घूंट भरकर उसकी आंखों में देखा। लेकिन मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो साफ मुकर गई। टेलर में तो बहुत है। वो आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगा। उफ, टेलर की तो बात ही अलग है। वो मुस्कुराकर उसे चिढ़ाने को बोली, जबकि एलिफ संजीदा हो गया। वो यहाँ पर नहीं है तो इसकी बात को अलग ही रहने दो। तुमने ही इसका नाम लिया है, लेकिन वो बंदा, हनी, इस वक्त मैं और तुम हैं सिर्फ। तो टेलर का जिक्र ना करो। एलिफ ने उंगली उठाकर रोका तो वो शाने उचका गई, जबकि उसके एक सर्वेंट ने केक सर्व किया। वो मुस्कुराई और केक की बाइट मुंह में रख ली। एलिफ अब भी ड्रिंक कर रहा था और निगाह उसी पर थी। कुछ देर दोनों की निगाहों का तसादुम हुआ। मियाँ केक खाती रही इसे देखते हुए। अच्छा है केक, वो बोली। तुम्हारा नाम क्या है? मियाँ इस बेतुके सवाल पर खांसने लगी। तुम्हें नहीं पता? वो आंखें घुमाकर बोली। मैंने तुमसे पूछा है। वो अब भी संजीदा था।
प्रिंसेस। वो एक अदा से मुंह में केक की बाइट रखती बोली। एलिफ मुस्कुराया। प्रिंसेस, इसका अंदाज सवालिया था। क्यों, मेरा नाम नहीं हो सकता प्रिंसेस? वो बालों को कान के पीछे करती उसका चेहरा देखने लगी। हो सकता है, तुम ब्यूटीफुल हो, क्यूट हो, एंड योर शिट एटीट्यूड सूट्स ऑन यू, सो या प्रिंसेस। वो इसकी तारीफ पर मुस्कुरा उठी। सो टेल मी प्रिंसेस, तुम किस टाइप की लड़की हो? वो सिर्फ वाइन पी रहा था। मुझे समझने की कोशिश न करो, तुम समझ नहीं पाओगे। मेरे डैड मेरे बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो ये नहीं जानते मुझे कब क्या चाहिए, मुझे क्या चीज़ कब पसंद आ जाए, ये सब मैं तय करती हूँ। एलिफ घूंट भरते उठा और आहिस्ते से चलते उसके पास आ गया, जो फ्लो में बोले जा रही थी। एक बार बचपन में मुझे एक बारबी पैलेस चाहिए था, और वो बना भी, लेकिन कुछ अर्से बाद वो मुझे बुरा लगने लग गया और उसकी जगह मुझे एक प्लेग्राउंड चाहिए था। तो यस, हुआ इसी तरह। तो तुम एक महंगी प्रिंसेस हो। और टेबल पर हाथ रखते उसके नज़दीक झुका। बहुत महंगी, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। वो शाने उचका दी। तुम्हारे डैड जैसे 4 बॉडीगार्ड एक साथ रख सकता हूँ। भूलो मत, बिल्डर हूँ। शिकागो में मेरी बिल्डिंग्स हैं। सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, तुर्की, लास वेगास, चाइना, और भी गिनवा दूँ? उसने वर्थ बताई। मियाँ चुप हो गई। तुम मेरे डैड के बारे में कुछ नहीं कहो। तुम अभी अपने डैड के बारे में जानती ही नहीं कुछ। अगर वो इतनी वर्थ का आदमी होता तो तुम यहाँ ना होती। वो उसका चेहरा देख रहा था। मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी, वो सच झटक कर बोली। स्वीटहार्ट, मेरा मूड खराब करने का कोई मूड नहीं है, सो काइंडली लीव दिस। वो घूर कर बोला। मेरा नाम प्रिंसेस है। सो प्रिंसेस, लीव दिस टॉपिक, वी आर डेटिंग टुनाइट। वो स्टिक से चिकन उठाकर खाने लगी। सो तुम्हारी लड़कों में टाइप क्या है? वो भी स्टिक से चिकन का टुकड़ा उठाकर मुंह में रख गया। सो प्रिंसेस, लीव द टॉपिक, वी आर डेटिंग टुनाइट। वो स्टिक से चिकन उठाकर खाने लगी। सो तुम्हारी लड़कों में टाइप क्या है? वो भी स्टिक से चिकन का टुकड़ा उठाकर मुंह में रख गया। रिच हो, हैंडसम हो, जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, मुझे सेव कर सके, और हाँ, माफिया हो। एक चीज़ भूल गई तुम। उसने उसे अपने हाथ से खिलाना शुरू कर दिया और मियाँ भी खाने लगी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे जैक पर्डू को हमेशा अपने हाथ से खिलाना पसंद करता था। मियाँ ने सवाली निगाहों से उसे देखा। जो तुम्हारे एटीट्यूड को सह सके, बर्दाश्त कर सके, तुम्हारे नखरे उठा सके। उसने टिश्यू से उसके होंठों को हल्का सा साफ किया। हाँ, ये तो मैं भूल गई, मेरे मूड स्विंग्स जो मेरे सह सके। एलिफ मुस्कुराने लगा। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मियाँ ने आंखें घुमाई। कुछ नहीं, तुम एंजॉय करो। उसका गाल खींच कर चलता हुआ पूल के पास आ गया। जबकि मियाँ ने उसकी सिम देखा। वो हैंडसम तो बड़ा का था, माफिया भी था, इसके नखरे भी उठाता था, जिद्दी भी था। क्या इसके लिए वो था? उसके दिल में सवाल से उठे। नहीं, वो सिर्फ दुश्मन है। वो मेरे डैड का दुश्मन है, मेरे डैड को मारना चाहता है। मैं इसके लिए अच्छा नहीं सोच सकती। वो सर झटक कर खाने की तरफ मुतवज्जा हुई। उठो, रेडी हो जाओ। मियाँ की आंख खुली तो वो उसके सामने ही खड़ा था, अपने मखसूस हुलिये में। मियाँ ने इर्द गिर्द देखा, वो वहीं हॉल में सो गई थी। उसने एक जानलेवा अंगड़ाई भरी और करवट लेकर लेट गई। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे रेस्ट करना है, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है पहले ही। देखो, जो जितना मैंने कहा है उतना करती जाओ। क्यों? वो घूर कर बोली। यानी तुम्हें सीधी तरह समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ सुकून से और प्यार से रहना चाहता हूँ। साउंड गुड, तो मुझे सुकून से आराम करने दो। ओह, तुम मुझे ज़बरदस्ती। एलिफ ने उसके बाजू को पकड़ा और उसे सीधा गाड़ी के नज़दीक लेकर लाकर छोड़ा। तुम पागल हो, मैं फ्रेश नहीं हूँ। वो अपने हुलिये की तरफ तवज्जो दिलाने लगी। मैं काफ़ी देर से कह रहा था, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई, तो अब ऐसे ही चलो। उसने उसे गाड़ी की सीट पर धकेला और गाड़ी खुद ड्राइव करने लगा। हर वक्त अकड़ दिखाना ज़रूरी है, हर वक्त ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि तुम मेरे दुश्मन हो। वो भड़की। तो क्या तुम ये बात भुलाना चाहती हो? एलिफ ने उसकी सिम देखा। वो रात वाले हुलिये में थी। नहीं, कभी भी नहीं। गुड, तो फिर याद रखो हमेशा के लिए कि मैं तुम्हारा दुश्मन ही हूँ। उसने स्पीड तेज कर ली। तुम पागल हो? ये सवाल तुम 1000 बार कर चुकी हो, क्योंकि मुझे लगता है तुम हो और तुम मानते नहीं हो। वो इतनी तेज स्पीड पर घबरा कर बोली। एलिफ ने जवाब नहीं दिया। प्लीज़ गाड़ी की स्पीड हल्की करो। मियाँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैक्सन की प्रिंसेस को डर लग रहा है? वो हल्का सा मुस्कुराया। मेरा नाम प्रिंसेस नहीं है। वो भड़की। लेकिन ये तो तुमने खुद कहा था कि तुम प्रिंसेस हो। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मुझे प्रिंसेस कहो और मेरी वैल्यू को समझो। स्पीड हल्की होने पर वो फिर इतरा कर बोली, जबकि इससे पहले वो डर रही थी। एलिफ के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तो तुम वैसे ही कह देती, मैं तुम्हें प्रिंसेस कह देता। नहीं, मुझे चीज़ें अपनी मर्जी से करना पसंद है। वो बोली तो एलिफ फिर मुस्कुराकर बाहर देखने लगा। वैसे तुम्हारी एज क्या है? एलिफ के सवाल पर मियाँ ने उसकी सिम देखा। 18। और तुम्हारी? 28। बकवास जोड़ी है फिर तो। मियाँ मुंह बनाकर बोली। इतनी भी नहीं है। एलिफ को एतराज हुआ। तुम्हारा बर्थडे कब है? मियाँ के सवाल पर एलिफ के लब फिर मुस्कुराहट में बदले। क्यों, तुमने सेलिब्रेट करना? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? वो साफ मुकरी। तो बस फिर जानना ज़रूरी भी नहीं। वो बोला, जबकि मियाँ भी अब बाहर देखने लगी।
جبکہ ساتھ ہی بڑبڑائی بھی تھی۔ بدتمیز۔ گاڑی مال کے آگے رکی تھی۔ اس حلیے میں وہ مال جاتی کتنی عجیب لگتی۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ میاں باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ گارڈز کی گاڑی پیچھے تھی اور اس مال کا سارا سٹاف باہر کھڑا تھا انہیں ہیلو کہنے کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوئی۔ وہاں مال میں کافی کوئی دوسرا شخص نہیں تھا ان کے علاوہ۔ تم نے خریدا ہوا ہے کیا یہ؟ یہاں سب میرا ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ میاں سر جھٹک گئے۔ وہ اس سے مختلف ڈریسز، شوز، جویلری اور بہت کچھ دلوا رہا تھا۔ اس نے اس سے کئی نئی ڈریس بھی دلوائے جبکہ میاں اس کی فرمائش پر حیرانگی سے اس کی صورت تکنے لگی۔ اس نے سب کو باہر نکال کر اس کے ہاتھ میں وہ ڈریس دیا جو پہننے قابل تو نہیں تھا اور فرمائش تھی کہ اس کو وہ پہن کر باہر آئے۔ اس کے گارڈز باہر تھے۔ میاں نے بیگ زمین پر پھینک دیا۔ خود پہن لو، اتنا اچھا لگ رہا ہے تو، کہہ کر وہ ذرا غصے سے باہر نکل گئی۔ جبکہ گارڈز کے بیچ سے وہ نکل کر مال کے باہر نکلی تو گارڈز اس کے پیچھے جانے لگے کہ الف نے روک دیا۔ میں خود دیکھتا ہوں، کہہ کر وہ باہر نکلا۔ جبکہ میاں اس سے پہلے نکلی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی ذریعہ ڈھونڈنے لگی تو ایک طرف اسے پولیس کھڑی دکھائی دی۔ ہاں، یہ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں۔ سر پلیز ہیلپ می۔ وہ آدمی مجھے کڈنیپ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، زبردستی مجھے ٹارچر کرتا ہے۔ الف کو دیکھ کر پولیس نے جھک کر اسے ہیلو کیا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پولیس بھی اس کے آگے جھک رہی تھی۔ اس نے یہاں کی علاقائی زبان میں الفاظوں کا رد و بدل کیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کڈنیپ ہو گئی ہو پرنسس، میں ہیلپ کروں گا؟ کہاں جانا ہے تم نے؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا جبکہ اپنے گلاسز پہ اتار کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اچانک ہی بھیگ گئیں۔ زیادہ بنو مت، وہ غصے سے چیخی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا اتنی ناکامیاب کوشش کیوں کرتی ہو تم؟ پہلے ہی کہا تھا یہاں سب میرا ہے، کیسے بھاگو گی؟ پلیز ڈونٹ ڈو دس اگین۔ اچھا نہیں لگتا مجھے یہ سب۔ اٹس میک می انکمفرٹیبل، اوکے بیبی؟ میں اسے دانت پیس کر دیکھنے لگی، یہاں تک کہ بس یوں لگ رہا تھا وہ ابھی اس پر چیخنا شروع کر دے گی۔ پرنسس، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میڈ ایٹ یو۔ سی، تم کتنی کیوٹ ہو، کتنی انوسینٹ ہو، تو ویسے ہی رہو۔ مجھے غصہ آتا ہے تمہاری ان حرکتوں پہ، پھر میں سختی کرتا ہوں۔ اوکے، تو مت کرو، وہ بولا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی سم لے گیا۔ جبکہ گارڈز نے اس کا خریدا ہوا سامان گاڑی میں رکھا اور وہ لوگ اپنے ریزورٹ کی سم چل دیے۔ سارے راستے میاں خاموش رہی تھی اور وہ اسے وہاں چھوڑ کر خود چلا گیا تھا کہیں۔ رات اترتی پیرس میں میاں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھی رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اندر داخل ہوتے اس نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بچوں کی طرح ہونٹ دباتی کچھ برداشت کر رہی تھی۔ کتنی بار مجھے تمہیں کہنا پڑے گا مجھے دوبارہ نہ بلواؤ؟ وہ ذرا سختی سے بولا۔ جب پہلے میں نے کہا تھا تب تو تمہیں یقین نہیں آتا، اب بتا کر کیا کروں میں؟ وہ بھڑکی، ساتھ اور رونے لگی۔ پلیز میاں، ڈونٹ لوز مائی مائنڈ، جسٹ سے اٹ، وٹ ہیپنڈ؟ میری چیسٹ میں پین ہو رہا ہے۔ وہ سر جھکائے رونے لگی۔ اور الف نے نارملی پوچھا۔ اور ہیوی سا لگ رہا ہے بہت۔ گڈ، لیٹ میں آیا۔ اس کی بکواس پر میاں کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ گڈ، یہ کہنے کے لیے پوچھا تھا تم نے مجھ سے؟ وہ چیخی۔ نہیں، میں تمہارا پین کم کروں گا۔ اس کا گال چھو گیا۔ پہلے بھی تو کر سکتے تھے، پہلے کہا ریئیکشن ہوگا۔ پرنسس، تم نے میریفیکا لیا ہے؟ میریفیکا؟ میاں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ جانتی تھی یہ باڈی انکریز ڈرگ تھا جس سے کچھ باڈی پارٹس کا سائز بڑھ جاتا تھا۔ اس کی کچھ دوستیں لیتی تھیں۔ تم نے مجھے یہ کیوں دیا؟ وہ بھڑکی۔ میں نے کہا تھا نا تمہارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو مجھے چاہیے، تمہیں میرے لیے پرفیکٹ ہونا ہے۔ وہ نارمل تھا، الٹا مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہو ہی نہ۔ وہ ہمیشہ اسی طرح تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بٹ وائی؟ میں کیوں کروں ایسا؟ وہ چلائی۔ تم میرے کنٹرول میں ہو، تم پاورفل ہو جو سہ رہی ہو، ورنہ شاید… وہ چپ ہوا۔ میاں غصے سے گھورتی رہی۔ بس آئندہ بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ دوبارہ دے دوں گا، اور دوسری بار شاید تم برداشت نہ کر سکو۔ لیکن کیا خیر، فی الحال تو تمہیں میری نیڈ ہے، اسپیشل تمہاری باڈی کو۔ ہیوی فیل ہو رہا ہے؟ یہاں آؤ، میں ہلکا کر دوں، یا پھر کنٹرول کرو اگر کر سکتی ہو تو۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے نزدیک کرنے لگا۔ مجھ سے نہیں ہو رہا، وہ منمنائی جبکہ الف مسکرا دیا اور اسے بیڈ کی طرف لے آیا۔ ہلکا سا پوچھ کر کے اسے بیڈ پر دھکیلا۔ میاں نے زور سے آنکھیں بند کر لی کیونکہ اس کے ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر تھے۔ وہ بے ہنگم آوازوں کا شور کمرے میں گونجنے لگا۔ پین ہو رہا ہے یا… وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ پلیز ڈونٹ اسٹاپ۔ شاید اس وقت اس کے اختیار میں نہیں تھا کچھ۔ الف نے جھٹکے سے اپنے مزید نزدیک کر لیا اور پھر جیسے دونوں کو ہی ہوش نہیں رہا۔ میاں سے کچھ نہیں کھایا جا رہا تھا۔ کیا ہوا، کیوں نہیں کھا رہی؟ الف نے اسے غور سے دیکھا۔ پتہ نہیں۔ وہ اٹھی اور ڈائننگ کے پاس سے بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد الف بھی کمرے میں آ گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وامٹ، وہ نقاہت سے بولی۔ اب ٹھیک ہو؟ اس نے اس کا گال تھپتھپایا جبکہ اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ سب تمہاری ڈرگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بھڑکی۔ لیکن… ابھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ لاپرواہ ہو گیا۔ مجھے اینٹی ڈوٹ دو، وہ غصے سے بولی۔ ویٹ، میں تمہیں اینٹی ڈوٹ کیوں دوں جب میرا ہول پوائنٹ ہی یہی تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ میری موم ڈیڈ کو پتہ لگا نا، چھوڑیں گے نہیں تمہیں، وہ ضبط سے بولی۔ تمہارے ڈیڈ ہی ریزن ہے کہ تم یہاں ہو۔ وہ شانے اچکا گیا۔ یو مدر… الف نے اس کے گالی دینے پر مڑ کر دیکھا۔
گھور کہہ رہے ہو؟ ہاں کیا سمجھتے ہو خود کا؟ اپنے ساتھ زبردستی رکھا ہوا ہے، جو دل آتا ہے وہ سلوک کرتے ہو، جو دل کرتا ہے وہ پلا دیتے ہو، جب دل کرتا ہے ٹارچر کرتے ہو۔ دیکھ لینا تمہاری موت میرے ہی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، میں ہی ماروں گی تمہیں۔ کنٹرول یور ماؤتھ اور لمٹس میں رہو، اوکے؟ بھڑک کر کہتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ میاں بیڈ پر بیٹھ گئی۔